अब आपको आपके बच्चों के लिए एक बेहद जरूरी खबर बताता हूं सोशल साइंस की क्लास में। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और आपके बच्चों में क्या कनेक्शन है? आप शाहरुख खान के बेटे की खबर देख रहे हैं, चंकी पांडे की बेटी की खबर देख रहे हैं, उसी में अपना डिस्कशन कर ले रहे हैं कि अरे इसने किया होगा या नहीं किया होगा। कभी सोचा कि आपके बेटे और ये बेटी का भी कोई कनेक्शन है या नहीं इस खबर से? आज इस पर बात करें। पिछले कई दिनों से लगातार आर्यन खान चर्चा में बने हुए हैं। इस केस में अब अनन्या पांडे जो चंकी पांडे की बेटी हैं उनका भी नाम सामने आ गया। आर्यन पर ड्रग्स के सेवन का आरोप है। शाहरुख खान बेटे की जमानत के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे का भी नाम सामने आया। एनसीबी 2 दिन से अनन्या पांडे से लगातार पूछताछ भी कर रही है। आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। अनन्या और आर्यन का आपके बच्चों से क्या कनेक्शन है, इस पर बात करने से पहले ड्रग्स केस का एक जरूरी अपडेट आपको बता देता हूं। ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक आर्यन और अनन्या के बीच व्हाट्सएप पर चैट हुई थी, जिसमें आर्यन अनन्या से गांजा अरेंज करने की बात कर रहे हैं, यह आरोप है। वहीं अनन्या कह रही हैं कि वो अरेंज कर देंगी। इस बारे में जब एनसीबी ने अनन्या से सवाल किए तो उन्होंने कहा कि चैट में सिगरेट की बात हो रही थी, ये चैट बहुत पुरानी है। साथ ही अनन्या ने कहा कि उन्होंने कभी कोई ड्रग नहीं ली है। आज इसी पर अनन्या से 4 घंटे पूछताछ चली। इसी के साथ साथ बीती रात एक ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इस ड्रग पेडलर का नाम भी अनन्या और आर्यन के चैट से ही सामने आया। अनन्या को सोमवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आर्यन खान को जमानत नहीं मिल पाई अभी तक, लेकिन उनके लिए वकीलों की पूरी फौज खड़ी। आर्यन के पिता शाहरुख खान देश के बड़े आदमी हैं, बड़े स्टार हैं। आर्यन को हर कानूनी मदद मुहैया कराई जा रही है। लेकिन देश में नशे से जुड़े मामलों में कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी सुनवाई तक नहीं होती। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आप इस मामले को देखें 2020 तक का आंकड़ा क्या कहता है। 2020 तक 92,042 मामले ऐसे थे जिनमें जांच जारी है। जांच जारी 92,000 मामलों में जांच ही चल रही है। वो आदमी फंसा हुआ है। यह आपको ड्रग्स से जुड़े मामले बता रहा हूं। 54,024 मामले ये ऐसे मामले हैं जिनमें चार्जशीट फाइल हुई है, यानी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंप दी कि ये हुआ है, ये चार्जशीट फाइल हुई है। 14,340 मामले ऐसे हैं जिसमें सजा हुई है, यानी पूरा मामला कंप्लीट हुआ है। और 2,72,135 मामले ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, मतलब अभी उस मामले में सुनवाई चल ही रही है। 2 लाख से 2,72,135। अब आप सोचिए, इतने मामले 2020 तक के आपको बता रहा हूं, लाखों मामले जिसमें लोग अभी ट्रायल पूरा होने का इंतजार ही कर रहे हैं। 92,000 में तो जांच ही चल रही है। उनको बेल मिली नहीं मिली, क्या होगा आगे, जेल में है नहीं है, कुछ पता नहीं चलता। सालों साल का इंतजार होता है और इस देश में सिर्फ चर्चा एक नाम पर हो रही है, आर्यन खान। जैसे सब कुछ इन्हीं के साथ हुआ और किसी के साथ कुछ हुआ ही नहीं। अब आपको बताते हैं कि ड्रग्स कितने तरह के होते हैं। समझिए, आज आपको जो बता रहा हूं ये सिर्फ आर्यन से जुड़ा हुआ मसला नहीं है। ये ड्रग्स का पूरा सिंडिकेट फैलते फैलते कहां आपके शहर, आपके घर, आपके बच्चे के स्कूल के पास पहुंच गया, आपको अंदाजा भी नहीं है। पहले समझिए ड्रग्स कितने तरह के होते हैं और इसका शरीर पर असर क्या होता है, कौन सा ड्रग्स क्या करता है। एक डिप्रेसेंट होता है जो दिमाग को धीमा कर देता है, शरीर के मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है। शराब स्टिमुलेंट हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर हाई करता है। इसके अलावा है कोकीन, मेथ, वो इसमें आता है। हेलुसिजेंस ये एक और ड्रग्स का प्रकार है। भ्रामक सोच में आदमी पड़ जाता है इसको लेने वाला, अवास्तविक सोच में पड़ता है, उसको अजीब अजीब चीजें, कल्पना में चीजें दिखती हैं। इसके जो ड्रग्स होते हैं उसको LSD, MDMA कहा जाता है। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स
ये दर्द के एहसास को कम करता है, सोचने की शक्ति खत्म कर देता है। इसमें जो ड्रग्स हैं वो पीसीपी, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, नार्कोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, ये मूड को चेंज करने में मदद करता है, दर्द के एहसास को कम करता है। इसमें अफीम हो गया, कोडेन, हेरोइन, मॉर्फिन, ऑक्सीकॉन्टिन, ये सब आता है। इसके बाद आते हैं इनहेलेंट्स, यानी सूंघने वाला नशा। ये भी सोचने की शक्ति कम कर देते हैं। इसमें प्लास्टिक, सीमेंट, गैसोलीन, पेंट थिनर, हेयर स्प्रे, ये सब आता है। एक और ड्रग होता है कैनाबिस, इसमें टीएचसी होता है, यह भी सोचने की शक्ति को कम करता है। इसमें आता है गांजा और चरस। ये इतने तरह के ड्रग्स होते हैं। ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप लेने लग जाइए, ये इसके बारे में ढूंढिए कि इसको जरा लेकर देखा जाए। लेकिन सिर्फ गांजा चरस नहीं होता है, और भी होते हैं जिसके चक्कर में आपके बच्चे और आसपास लोग आ सकते हैं। इसको समझिए, बचना है इससे, इसलिए बता रहा हूं। और आप इसे सिर्फ बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन का मामला मत मानिए। अकेले आर्यन, अनन्या, इन्होंने लिया नहीं लिया ये तो बाद में साबित होगा, तय होगा, लेकिन ये चल रहा है बहुत भयंकर तरीके से। और बात आपके परिवार की भी है, आपके बड़े होते बच्चों की है, इसलिए ये आपको खबर दिखा रहा हूं। क्योंकि इनके निशाने पर जो एज ग्रुप है वो 18 से 25 वाला एज ग्रुप है। अब आप देखिए, जो इनके निशाने पर है वो एज ग्रुप क्या कहता है, उसको समझिए। 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं वो इनका टारगेट ऑडियंस है, टारगेट कंज्यूमर कह लीजिए, कि यही लेंगे। क्योंकि इस उम्र में उतना समझ में नहीं आता, ड्रग्स लिया, हाई फील हुआ, मजा आने लगता है, बहलाना फुसलाना आसान होता है। तो सितंबर 2020 से लेकर 2021 सितंबर तक, ये आपको आंकड़ा बता रहा हूं, एक साल में जितने लोग पकड़े गए उनमें 18 से 25 एज ग्रुप के लोगों की संख्या कितनी है? 35% से 40% इसी 18 से 25 के एज ग्रुप में आते हैं जो पकड़े गए। यानी हर 10 आदमी जो पकड़ा गया, 10 पकड़ा गया तो उसमें से 4 जो हैं वो इसी एज ग्रुप के हैं, 18 से 25। 10 में से 4 इस एज ग्रुप के हैं। एक सवाल यह भी मन में आता होगा कि आखिर लोग नशा करते क्यों हैं? ऐसा तो नहीं होता होगा कि सुबह उठे चलो आज से ड्रग्स ले लेते हैं। नशा करने के पीछे के कारण भी जानना जरूरी है। क्यों होता है ये सब? नशा के कारण ये भी समझिए, सिर्फ बच्चों को बोल देने से कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो। पहला कारण होता है एक्सेप्टेंस, यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं बच्चों में, और आप नहीं लेंगे तो कहेंगे अरे मूर्ख है, पिछड़ा हुआ है, कूल नहीं है। तो ग्रुप में एक्सेप्टेंस के लिए कि मैं भी कूल हूं, मैं भी हाई सोसाइटी में हूं, मैं भी बेहतर हूं, मैं भी, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, कर सकता हूं, ये एक्सेप्टेंस के लिए बच्चे लेने लग जाते हैं। दूसरा क्या होता है? तनाव और तंगी। इसको कम करने के लिए, आर्थिक तनाव है, तंगी है, कहीं से कुछ ड्रग्स मिला, लेना शुरू किया, बाद में पता नहीं चलता कि वही लेने के चक्कर में कितना और नुकसान आर्थिक हो जाता है। दूसरा, वैल्यूज चेंज हो गए। पहले जो है ये सब बुरा माना जाता था, आजकल ये सब कूल की कैटेगरी में आने लग गया है। जैसा समझा दिया गया यहां वो भर गया, बोला हाँ नहीं ठीक है ये तो कूल है, सब लेते रहे यार, तुम भी लो ना। कई लोग जो है वो प्रयोग के लिए लेते हैं कि देखते हैं लेके जरा क्या होगा, और उसके बाद अगर इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है तो फंस गए, तो प्रयोग में प्रयोग हो गया। और एक और है परिवार का ध्यान ना देना। माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, मेट्रो परिवार चल रहा है, सब पैसा कमा रहे हैं। पहले आप सोचते थे कि भाई सिगरेट पी के जा रहे हैं बाहर से, पिताजी जो है वो अगर नाक में स्मेल आ गई तो क्या होगा, बड़े बड़े लोग सोचते थे। सिगरेट पी भी लेते थे तो च्युइंगम खा के जाते थे कि महक ना जाए। अब समय ही नहीं है। और देश में नशे की जड़ें कितनी गहरी हैं ये भी आपको समझना चाहिए। 16 करोड़ लोग, नशे का जाल समझिए कितना गहरा है इस वक्त देश में। ये भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि मेरे बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा तो ड्रग्स नहीं ले सकता। ये हर वो आदमी सोचता था जिसका बच्चा ड्रग्स लेने वाला पकड़ा गया।
ये लिख के ले लीजिए, हर वो आदमी जिसका बच्चा ड्रग्स ले रहा है वो यही सोचता है कि मेरा बच्चा नहीं कर सकता, उसका करेगा। शराब कितने लोग पीते हैं देश में? 16 करोड़ लोग, और इस देश में शराब का बड़ा बाजार है। गांजा कितना लोग पीते हैं? 3 करोड़ से ज्यादा। कितने लोग अफीम लेते हैं? जो आप पहले फिल्मों में सुनते थे, अरे अफीम का वो कारोबार करता है, विलन है, वो 2.3 करोड़ यानी 2 करोड़ 30 लाख लोग देश में अफीम कंज्यूम कर रहे हैं। और इनहेलेंट्स यानी सूंघ कर लिए जाने वाले ड्रग्स, जो अभी आपको बता रहा था, 77 लाख लोग ऐसे हैं जो सूंघने वाला ड्रग्स ले रहे हैं, यानी सूंघने वाला नशा। और इंजेक्शन से जो ड्रग लिया जाता है, वो आपने फिल्मों में देखा होगा कि इंजेक्शन से भी ऐसे मारा और इंजेक्शन लगा लिया ड्रग्स। करीब 8.5 लाख लोग इंजेक्शन वाला ड्रग्स ले रहे हैं। और ये वो डेटा है जो कागज पर है, इसके अलावा कितना चल रहा पता नहीं, ये तो वो है जो पता है। नशे का कारोबार कैसे होता है, कैसे कस्टमर तक ड्रग्स पहुंचाई जाती है, यह भी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है, जिसके कारण नशे के नेटवर्क को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। और यह कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है आप समझिए। नशे का संगठित अपराध कस्टमर की जरूरत के हिसाब से होता है। ड्रग पेडलर, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर केवल एक आदमी से बात करते हैं। यह नहीं कि आपसे भी कर लिया, उससे भी कर लिया, नहीं, एक ग्रुप में कोई एक ही आदमी होगा जो इनके कांटेक्ट में रहता है। ड्रग सप्लाई की इस पूरी चेन में कोई एक दूसरे को नहीं जानता। एक कस्टमर तक ड्रग पहुंचाने में 20 से 30 लोग शामिल होते हैं, ताकि कौन किससे जुड़ा हुआ है ये ढूंढने बैठिए तो किंग पिन तक ना पहुंच पाइए। और ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको कैसे पहुंचना, ये सब समझिए कि कैसे होता है, तभी बचिएगा। आपको लगता होगा कि देश में नशे का छोटा मोटा काम होता होगा, कुछ लोग नशा करते होंगे, तो ये आंकड़े देखकर आप चौंक जाएंगे। भारत में ड्रग्स का कारोबार, भारत में ड्रग्स का कारोबार, आप ये आंकड़ा सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जिसके बारे में आप सिर्फ शाहरुख और अनन्या क्या हुआ नहीं हुआ, बेल मिली नहीं मिली, लिए थे नहीं लिए थे, चैट में क्या था नहीं था, इतना ही सोच रहे हैं। वो ड्रग्स जो है वो 1,40,000 करोड़ का कारोबार है, सोचिए। और अगर ये 1,40,000 करोड़ का कारोबार है तो ये कैसे सिंडिकेट्स, मतलब गैंग्स कह लीजिए एक तरीके से, 142 सिंडिकेट्स काम कर रहे हैं, जो अलग अलग देशों तक इनके हर साल करीब 396 मीट्रिक टन एमटी, इतनी तो हेरोइन की तस्करी होती है। सिर्फ हेरोइन की बता रहा हूं, और सिर्फ भारत की बता रहा हूं, 396 मीट्रिक टन हेरोइन की तस्करी होती है पूरी दुनिया में। अब ये सुनिए, पूरी दुनिया में नशे का कारोबार जो है वो 30 लाख करोड़ का है। ये इतना बड़ा आंकड़ा है जो कमोबेश कोरोना से भारत की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ वो करीब इतना ही है, 30 लाख करोड़। कितने देशों की तो अर्थव्यवस्थाएं 30 लाख करोड़ की नहीं होती जितने का नशे का कारोबार दुनिया में हो रहा है। और नशे के सौदागर अब हाईटेक होते जा रहे हैं, इनकी नजर इंटरनेट पर है। बच्चा आपका मोबाइल लिए हुए गेम खेल रहा है, वीडियो देख रहा है कि क्या कर रहा है आपको पता ही नहीं है, और उसी के जरिए ड्रग सप्लाई और खरीदने का तरीका भी ये लोग इंटरनेट पे कर रहे हैं। अब आप कहेंगे हमने तो पैसा दिया नहीं। ड्रग्स के लिए बिटकॉइन और डार्क वेब का प्रयोग हो रहा है। डार्क वेब क्या है? मतलब अवैध कामों के लिए डार्क वेब बनाया जाता है। इसको ट्रेस करना मुश्किल है कि वेबसाइट में कौन कहां से कहां जा रहा है। इंटरनेट पर 5% डार्क वेब यूज होता है, मतलब अलग ही एक सीक्रेट दुनिया हो गई। कुछ घटनाएं आपको बताता हूं। बेंगलुरु नवंबर 2020, डार्क वेब पर ड्रग खरीदते 10 लोग गिरफ्तार हुए। मुंबई में जून 2021 में बिटकॉइन से ड्रग खरीदने वाले शख्स गिरफ्तार हुए। दिल्ली में दिसंबर 2020 में डार्क वेब से ड्रग खरीदते हुए 2 लोग गिरफ्तार हुए। दिल्ली में ही नवंबर 2017 बिटकॉइन से ड्रग कारोबार करने वाला गैंग पकड़ा गया।
जिस बिटकॉइन के बारे में आपको ज्यादा पता भी नहीं होगा, उस पर 2017 में उससे कारोबार करने वाला गैंग पकड़ा गया था। और ये जो शहर आप देख रहे हैं, दिल्ली भी है, मुंबई भी है, बेंगलुरु भी है, हर तरफ नेटवर्क है इनका। नशे के खिलाफ एजेंसीज क्या कर रही हैं? कब कहां कितनी ड्रग्स जब्त हुई, ये भी समझिए। इस साल एनसीबी का एक्शन, इस साल जनवरी से जुलाई तक 2865 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई। तो खाली आप देख रहे हैं कि शाहरुख खान और अनन्या की बात हो रही है, लेकिन एनसीबी ने इसी साल 2865 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है। एक ही केस नहीं है जो एनसीबी हैंडल कर रही है, 4101 केस रजिस्टर किए गए। इस साल जुलाई तक देश में 3,07,800 किलो हर तरह का नशा जब्त किया गया, 3 लाख किलो से ज्यादा। और नशे का कारण यानी रूट कॉज क्या होता है, यह आपको अभी समझाया। अब यह भी समझिए कि नशा करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। नशे में चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, सेंस में नहीं है, मजे में चल रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं कि कहां चोट लगेगी नहीं लगेगी, सब मजा लग रहा है। तो ये चोट लगने की संभावना बढ़ती है। घरेलू हिंसा के मामले नशे के कारण बढ़ जाते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है। परिवार के साथ रिश्ता प्रभावित होने लगता है। आपको तो ड्रग्स चाहिए, परिवार के साथ बैठिएगा और नशे की हालत में रहिएगा तो पकड़े जाइएगा, तो परिवार से कटने लगते हैं। पैसा जो है वो कहां से लाए तो उसके लिए चोरी कीजिएगा, इधर उधर गलत काम कीजिएगा तो परिवार से रिश्ता खराब होने लगता है। आर्थिक हालत खराब होनी है, कहां से पैसा लाएगा। इसके अलावा कैंसर, हेपेटाइटिस बी, सी, टीबी सब हो सकता है। ज्यादा नशे के कारण मौत भी हो सकती है। और नशे के शिकार व्यक्ति का आत्मविश्वास कम हो जाता है, क्योंकि जब नशा नहीं होता तो लगता है मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं उतना हाई फील नहीं कर रहा हूं, तो कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। ऐसा व्यक्ति अपराध की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि उसको किसी तरीके से नशा चाहिए। किसी का मर्डर करके आए, चोरी करके आए, जो आए, दिमाग सोच ही नहीं रहा है तो कुछ भी करो, मोबाइल चुराएगा, पैसा चुराएगा, कुछ भी करेगा। और कई बार जब ये सब नहीं कर पाता तो आत्महत्या जैसा कदम भी लोग उठा लेते हैं। नशे का शिकार होने के बाद वापसी की राह बहुत मुश्किल हो जाती है। एम्स की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि देश में नशा करने वाले लोगों में से 44% लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल होता है। इनमें से 25% को ही ट्रीटमेंट मिलता है, बाकी के 75% लोगों को ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता। ये एम्स का डेटा है। एक बार कोई नशे के या ड्रग्स के दलदल में गिर जाए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। नशे की गिरफ्त से बचने का एक ही तरीका है कम्युनिकेशन। अपने बच्चों से बात कीजिए, उनको समझाइए। ऐसा ना लगे कि आप उनकी निगरानी कर रहे हैं। बड़े होते बच्चों को लगता है कि हमको सब पता है, मां बाप को नहीं पता है। उनके एज ग्रुप का बनकर उनसे समझिए कि क्या चल रहा है आसपास। उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, उनके सवालों को सुनिए। पाठशाला का ये एपिसोड दिखाइए कि आसपास ऐसा हो रहा है और बड़ा गड़बड़ है। बच्चों को ऐसा संकेत मत दीजिए कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपके पास समय नहीं है। घर, परिवार और बच्चों को पूरा समय दीजिए। एक बार कहा गया था ना कि शाहरुख खान से मिलने के लिए आर्यन खान को अपॉइंटमेंट तक लेना पड़ता था, तो वैसी हालत नहीं आनी चाहिए। अपने घर को और अपने परिवार को बांध कर रखिए। आर्यन ने क्या किया नहीं किया, अनन्या ने क्या किया नहीं किया, यह वक्त तय करेगा। जजमेंटल मत बनिए कि किया ही है, और यह भी मत कहिए कि नहीं किया है। यह कानून का काम है, वो कर लेंगे, लेकिन मजे भी मत लीजिए क्या है उसके बच्चे के साथ हो रहा है। ये इतना बड़ा जाल है कि आपका बच्चा कहीं फंस तो नहीं रहा, इस पर नजर रखिए, जागिए। इसलिए आज पाठशाला में ये क्लास लगाई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार जो हिस्ट्री का चैप्टर है वो आज कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ब्लैक फ्राइडे कश्मीर का, वो क्या कहता है इतिहास के पन्नों में, उस पन्नों को पलटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।